नमस्कार बच्चों। आज से हम आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की व्याकरण की पुस्तक का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। बेटा, इससे पहले हमने आपकी बसंत की पुस्तक का कार्य शुरू कर रखा था, जिसमें हमने पाठ 1 से 9 कर लिए हैं। उसमें आपका एक लेसन नंबर 10 रहता है, पूर्व अनुभव, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम आपका हिंदी व्याकरण का सिलेबस करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। आपके शायद 1 अक्टूबर से शायद स्टार्ट कर दिए जाएंगे आपके, तो आपने इसकी साथ साथ तैयारी करनी है। आपको जो मैंने ऐसे लेटर आपको जो करवा रखे हैं अनुच्छेद, वो आपने साथ साथ लर्न करने हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आज मैं आपको इसमें लेसन नंबर, पहले हमारे 1 से 3 पाठ हुए हैं, आज हम इसका पाठ नंबर 4 करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। पिछली क्लासों में भी आप पढ़ते आ रहे हो, ये सब आपने पहले किया हुआ है, लेकिन ये क्या है, आपको दोबारा से रिमाइंड करवाया जा रहा है, एक बार करवाना है। लेकिन इन सब चीज़ों का आपको पीछे भी पता है कि क्या चीज़ है ये। अब तक आपने वर्ण के बारे में पढ़ा, अब वर्णों से बने एक समूह की ओर देखिए, भारत। इसमें जैसे कि देखो, भा के क्या विच्छेद होता है, क्या बनता है, भ प्लस आ, भा। र के क्या टुकड़े बनेंगे, र हलंत प्लस में अ, और त के क्या बनेंगे, त प्लस अ। तो वर्णों का संगम है, इन वर्णों का एक क्रम है, इनसे जो वर्ण समूह बना भारत, उसका एक अर्थ है, आप जानते हैं, ये हमारे देश का नाम है। यह वर्ण समूह अर्थवान है, इस वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब इसकी देखो सही रूप में परिभाषा क्या होगी, वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं, मीन्स इसका कोई अर्थ होता है। ठीक है। पद देखो आगे, वर्ण के बाद क्या आ जाते हैं, पद। पद क्या है, एक वाक्य देखिए, मेरा जन्म भारत में हुआ, यानी कि वर्णों से क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। फिर शब्दों से क्या बनते हैं, पद, यानी कि एक सेंटेंस बन जाता है। यहाँ भारत शब्द अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, यह उपर्युक्त वाक्य का अंग है, इसलिए इसके साथ में कारक भी लग गया है। अतः भारत में शब्द नहीं रहा, यह पद बन गया। हम कह सकते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं, क्योंकि शब्दों से जुड़कर ही क्या बन जाते हैं, हमारे पद बन जाते हैं। जैसे राम सीता के साथ, जो है सीता राम के साथ बन गई, राम ने रावण को मारा, बीच में क्या है, इसमें कारक चिन्ह भी लग गए आपके। ठीक है। जैसे कर्ता ने कर्म को, इन कारक चिन्हों के द्वारा जुड़कर ये क्या बन जाते हैं, वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, जिसे हम पद कहते हैं। अब है आगे शब्द के भेद, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्द के अनेक रूप हैं, उन्हें हम 4 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। जैसे कि स्रोत के आधार पर शब्द, हिंदी में हजारों शब्द हैं, ये शब्द कहाँ से आए, इनके आने का स्रोत क्या है, इस आधार पर 4 प्रकार के शब्द पाए गए हैं। जैसे कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। जो तत्सम है वो क्या है, संस्कृत से आए हुए हैं, और तद्भव है, संस्कृत से बने हैं, और देशज है जो देशी भाषा से बने हैं, और जो विदेशी हैं वो विदेशी भाषाओं से बने हैं। अब हम जानेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं हमारे। आप जानते होंगे कि हिंदी की मूल जड़ें संस्कृत में हैं। संस्कृत भाषा ही बनते संवरते आज हिंदी बन चुकी है, इसलिए इसके अधिकांश शब्द या तो सीधे संस्कृत से आए हैं, या संस्कृत के बिगड़कर नए रूप में ढल गए हैं। हम संस्कृत से आए हुए शब्दों को तत्सम, देखो यहाँ पे तत्सम से ही पता लग रहा है कि ये संस्कृत से आए हुए हैं, ये निशानी रखा करो आप। और उनसे बने हुए शब्दों को तद्भव कहते हैं। उदाहरणतः अग्नि क्या है, हमारा संस्कृत का शब्द है, ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। उससे बिगड़ कर बना आग, अग्नि का अर्थ क्या होता है हिंदी में, आग, यानी कि उसका जो हिंदी में तब प्रयोग हो जाता है वो क्या होते हैं, हमारे तद्भव शब्द होते हैं। हिंदी में प्रचलित कुछ तत्सम तद्भव शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखा रखा है, चंद्र, चंद्र का है आपका तद्भव रूप चांद। कपोत संस्कृत का है, और तत्सम हो गया ये, और इसका तद्भव है आपका कबूतर। उल्लूक आपका तत्सम है, इसका तद्भव है उल्लू।
वधु आपका तत्सम है और इसका तद्भव होगा बहु। इसी प्रकार आपको कुछ नीचे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अंधकार, अंधेरा, ये आपके तत्सम शब्द हैं इस साइड, और ये जो आपको दे रखे हैं ये तद्भव शब्द हैं। अंध, अंधा, अम्बा, अम्मा, अष्ट, ये सारे संस्कृत के दिए हुए शब्द हैं और संस्कृत के ये आपके क्या बन गए हैं, तद्भव शब्द। हिंदी में इनका अनुवाद हो गया है। अष्ट, आठ, अश्रु, आंसू, आम्र, आम, उल्लूक, उल्लू, कज्जल, काजल, कच्छप, कछुआ, कर्ण, कान, करम, काम, कपोता, कबूतर, काक, कोआ, गधर्व, गधा, गिद्ध, गीध, ग्राम, गांव, गृह, घर। इसी तरह ही इधर अन्य उदाहरण दे रखे हैं, और घट, घड़ा, घृत, घी, चंद्र, चांद, चैत्र, चैत, छत्र, छाता, सूर्य, सूरज, जीवा, जीभ, नृत्य, नाच, निद्रा, नींद, पक्ष, पंख, पत्र, पत्ता, पुत्र, पूत, पितृ, पिता, पौत्र, पोता, दधी, दही, दुग्ध, दूध, धूम्र, धुआं। अन्य और भी धारण है, भिक्षा, भीख, मस्तक, माथा, मुख, मुंह, मृतिका, मिट्टी, रात्रि, रात, वधु, वधु, शुष्क, सूखा, और सर्प, सांप। अब देखो आपके देशज, देशज क्या है, तत्सम, तद्भव और अंग्रेजी शब्दों को छोड़कर अन्य देशी भाषाओं से आए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, जैसे झुग्गी, झाड़ू, खिचड़ी, गाड़ी, चिड़िया, खाट, ठेठ, पगड़ी आदि। विदेशी हिंदी में कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे कि अंग्रेजी की होगी, अरबी की, फारसी की, पुर्तगाली से और तुर्की से। अंग्रेजी से है जैसे डॉक्टर, टीवी, रेल, बैंक, और ये देखो जो आपके कुछ अन्य और दे रखे हैं उदाहरण, ये आप स्वयं पढ़ना। अरबी से है जैसे अमीर, इस्तीफ़ा, इनाम, किस्मत, वकील, ताकत, मुहावरा, तमाशा, हौसला आदि। फारसी से आसमान, अफसोस, आमदनी, किताब, खराब, जगह, दरवाज़ा, मजदूर आदि। पुर्तगाली से है आलपिन, तौलिया, साबुन, कप्तान। तुर्की से कुली, कैंची और कुर्ता। अब है आपका रचना के आधार पर शब्द भेद। शब्द कैसे बना, उसकी बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द हैं और योगरूढ़ शब्द हैं। अब देखेंगे हम रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जैसे कि रूढ़ का अर्थ है परंपरा से चले आ रहे, यानी कि पुरानिक जीवन से चले आ रहे हैं। जो शब्द जैसे लंबे समय से किसी अर्थ के लिए जाने जाते हैं किंतु उनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि रोटी, पानी। यौगिक शब्द, इनका कोई अर्थ भी नहीं होता, ठीक है। यौगिक शब्द 2 या अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, यानी दोनों का ही कुछ ना कुछ अर्थ है। अन्य जैसे पाठशाला है, पाठ प्लस शाला। कुछ अन्य धारण आपको दे रखे हैं, घोड़ा प्लस सवार, घुड़सवार, रसोई प्लस घर, रसोई घर, पाठ प्लस शाला, पाठशाला, प्रयोग प्लस कक्षा, कक्ष, प्रयोग कक्ष। विद्यार्थी है जैसे विद्या प्लस अर्थी है। ऐसे अन्य आपको और उदाहरण है, ठीक है, जिनके टुकड़े हो जाएं और उनका अर्थ भी निकले, वो आपके यौगिक शब्द होते हैं। योगरूढ़ क्या है, 2 या अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से बने ऐसे शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं जिनका अर्थ सामान्य न होकर विशेष होता है, यानी कि कोई तीसरा ही होता है, तीसरा पर्सन ही होता है, वो हमारा क्या होता है, योगरूढ़ शब्द। जैसे चक्र प्लस धर, चक्रधर। अब ये किसके लिए यूज हो रहा है, श्री कृष्ण के लिए, यानी कि तीसरा इसमें विशेष कौन है, श्री कृष्ण। तो जिसमें कोई विशेष बात करी जाती है, तीसरे पर्सन की बात करी जाती है, वो आपका क्या है, योगरूढ़ शब्द है, ठीक है। इस पिक्चर में ये देखो आपको दिखा रखे हैं श्री कृष्ण जी। चक्र धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति चक्रधर नहीं कहलाता। यह शब्द भगवान कृष्ण के लिए रूढ़ हो चुका है। अन्य योगरूढ़ शब्द देखिए, जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय, एक पर्वत का नाम है, ये विशेष है। एक प्लस दंत, एक दंत, ये क्या है, गणेश जी के लिए है। और पंख प्लस ज, पंकज, ये क्या है, कमल के लिए। इन सभी में क्या है, किसी विशेष की बात करी जा रही है, किसी तीसरे की बात करी जा रही है, जिसमें किसी विशेष चीज की बात करी जा रही होती है, वो आपके योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद।
प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक है विकारी और अविकारी। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो सकता है उन्हें विकारी कहते हैं। जो शब्द सदा ज्यों के त्यों रहते हैं वे अविकारी कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके भी चार भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद को यूं समझा जाता है, एक आपको चित्र तालिका दी गई है, एक पिक्चर, उसमें आपको दिखा रखा है विकारी और अविकारी, यानी कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। विकारी में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसमें विकार आने के कारण कुछ बदलाव होता है, वो हमारे होते हैं विकारी शब्द। और इधर आपको अविकारी दे रखे हैं, जैसे संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, क्रिया विशेषण है और समुच्चय बोधक है। ठीक है, जिसमें ये सब चीजें आ जाए वो आपके क्या होते हैं, अविकारी शब्द। इनका अध्ययन अगले अध्यायों में किया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लेसन आएंगे आपकी उसमें आपको यानी कि विस्तार से बताया जाएगा। ये तो सिर्फ आपको एक बार हेडिंग बताई गई है इनकी। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर भी शब्द के अनेक भेद हैं। अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेक के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द और ध्वन्यात्मक, समूहवाची और शब्द युगम। इनका अध्ययन भी क्या है, अगले अध्यायों में किया जाएगा। अब हम कुछ बातें जान लेते हैं जो हमने इस लेसन में पढ़ी हैं, उनके हम डेफिनेशंस दे लिखे हैं, यानी कि दोबारा से उसको आप इस जो आपको विषय वस्तु दी होती है छोटी, ये जानिए, इसमें दोबारा से रिमाइंड हो जाता है आपका लेसन, आपकी परिभाषाएं। सार्थक और स्वतंत्र वर्ण या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द पद कहलाता है। हिंदी में 4 स्रोतों से शब्द आए हैं, उसमें है स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। शब्द रचना के आधार पर 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। वाक्य में प्रयोग करने पर 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। और विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं जिनके कारण विकार होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के कारण। और अविकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अर्थ की दृष्टि से शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें है पर्यायवाची, विलोम शब्द तथा अनेकार्थी, जिनका हम यानी कि अध्ययन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अब ये आपको अपनी परीक्षा में बच्चे 1 से 7 जो प्रश्न दिए हुए हैं ये आपने, और ये जो आपको एक्सरसाइज दे रखी है, ये जो आपको दिखा रखी है बेटा, ये सारी देखो आप वीडियो में, ये जितनी भी एक्सरसाइज आपको दे रखी है ये आपने अपनी रफ नोटबुक पे यानी कि इसको फाइंड आउट करना है उन क्वेश्चन आंसर को। नेक्स्ट डे में इनकी आपको ट्यूसडे को इसकी PDF भेजूंगी, उसमें आपको सारा फिर अपनी बुक में भी आपने वर्क करना है। और जितने भी ये आपके क्वेश्चन आंसर है 1 to 7, ये आपने जो मैंने आपको आपकी ग्रामर की नोटबुक अलग से लगवा रखी है, आपने उसने नेक्स्ट लेसन यानी कि पार्ट 4 डाल के और उसमें आपने ये क्वेश्चन आंसर आपने अपने राइट करने हैं बच्चे। ठीक है, और सुंदर सुंदर राइटिंग में करना, और आपने अब इसकी तैयारी साथ साथ करनी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। और जो जूम मीटिंग है आपने हर ट्यूसडे को अटेंड करनी है, हर बच्चे ने करनी है, उसमें आपकी हर ट्यूसडे को अटेंडेंस लगेगी। और जो अटेंडेंस है ये आपके फाइनल जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें आपके ऐड होंगे। ठीक है, ये हाफ सेमेस्टर भी आपको पहले भी पता है आपकी अटेंडेंस ऐड होती है, उसको मिलके आपका रिजल्ट बनता है। तो बच्चों आपने जूम मीटिंग अवश्य अटेंड करनी है। धन्यवाद।